हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं क्लास 10th के क्वेश्चंस बैंक। ये मैथ का क्लास होगा। ये क्वेश्चंस बैंक की शुरुआत है आज इसका पार्ट 1 है, क्रम से आएगा। आज जो है सो 2011 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। और अगले क्लास में 2012, 13, 14 करके 22 तक कंप्लीट करना है, क्योंकि जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चंस बैंक बनाना बहुत ही खास होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बैंक से ही सवाल पूछे जाते हैं, रिपीटेशन होते हैं। क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, यहाँ पर सिलेबस के अनुसार ही सवाल होते हैं, सवाल बनते हैं, तो साल दर साल रिपीट करता है। तो इसी क्रम में हम आज स्टार्ट किए हैं क्वेश्चंस बैंक की सीरीज, और आज ये पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चंस बैंक आज जो है सो क्या है कि बच्चे के पास टाइम जो है सो 1 महीने का है, बस 1 महीने का वक्त है लगभग परीक्षा में। तो इसीलिए लगभग सभी बच्चे सिलेबस को ख़त्म कर दिए होंगे, और सिलेबस ख़त्म नहीं किए होंगे तो लगभग 2-4 चैप्टर बचा हुआ होगा, और नहीं तो सब जो है सो ख़त्म हो गया होगा। तो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से रिवीजन भी करेंगे, और रिवीजन से थोड़ा सा हौसला भी बढ़ेगा आप लोगों का कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, और क्वेश्चंस आए तो घबराना नहीं है, कैसे बनाना है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सब्जेक्टिव बनाएंगे। मैथ में हम सब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो 2011 में जानते ही होंगे कि लगभग 8-10 क्वेश्चन ही रहते थे। अभी जो है सो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। तो पहला हमारा सवाल है सब्जेक्टिव का, देख लीजिए। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? यहाँ रैखिक समीकरण युग्म है। आप लोग जानते होंगे क्लास 10th के तीसरा चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसी से ये सवाल है। यहाँ सवाल क्या कहता है? एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? तो देखिए 3 शर्त होते हैं। हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करते चले, ताकि इसके अलावे भी यदि कोई सवाल पूछता है इससे संबंधित तो आप लोग बना सके। तो 3 शर्त होते हैं रैखिक समीकरण में। पहला होता है A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो जब ये इस प्रकार के कंडीशन आता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है? तो प्रतिच्छेदित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदित कहलाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? यदि A1/A2 और बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो इसमें क्या कहलाता है? इसमें कहलाता है विरोधी। क्या कहलाता है? विरोधी। समीकरण युग्म क्या कहलाता है? तो विरोधी। और इसमें हलों की संख्या क्या होती है? तो कोई हल नहीं होता है। आप गौर कीजिए, सवाल यही कहा है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? तो विरोधी। इसका आंसर हम डायरेक्ट रूप से दे सकते हैं। तो 11 नंबर ये सवाल है क्वेश्चंस बैंक में, आप लोग देखेंगे तो 11 का आंसर हो गया विरोधी। अच्छा, ये विरोधी भी लिख सकते हैं। और एक होता है असंगत, जिसका कोई हल नहीं हो उसको असंगत बोलते हैं। तो असंगत भी इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए, जब 2011 में जब 50% ऑब्जेक्टिव नहीं था तो उसमें आसान सवाल भी पूछते थे, जो कि लिखने वाला था, बनाने वाला। OMR शीट नाम का कोई चीज नहीं मिलता था उस समय। तो यहाँ अगला सवाल है, 12 नंबर सवाल है हमारा, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान। तो ये त्रिकोणमिति से सवाल है, हम चैप्टर वाइज भी बताते चलेंगे डिटेल में। ठीक, तो ये त्रिकोणमिति का सवाल है, और ये मान सारणी से रिलेटेड है। यदि आप लोग मान सारणी नहीं देखे हैं तो चैनल पर हम डाल दिए हैं, आप लोग जाकर देख लेंगे। वो याद कराने का हम तरीका भी बताए हैं। तो यहाँ पर tan 45 का मान पूछा गया है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, 6 में से किसी का भी मान
आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा जाकर देख लेंगे मान सारणी को। तो tan 45 है, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। मान सारणी में जो बच्चे पढ़े होंगे उसको पता होगा। और यहाँ पर कभी कभी क्या होते हैं ना कि ये tan अभी 45 दिया है, पाई के रूप में ही पूछ देता है, तो tan 45 को π/4 लिखते हैं, तो इसका भी मान पूछेगा तो आपका आंसर 1 ही होगा। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, मान सारणी आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगला सवाल है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान क्या होगा। 13 नंबर सवाल हमारा है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि त्रिकोणमितीय जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, उसमें 3 जो होते हैं सर्व समीका होते हैं, स्क्वायर वाले सर्व समीका क्या होते हैं, 3। तो यहाँ पर हम बताए हैं, पहला होता है, तीनों के बारे में डिस्कस कर देते हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सीसी फार्मूला होता है। दूसरा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अंतिम क्या होता है, तो अगला होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तीनों सर्व समीका को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या है, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए ये बीच वाला सर्व समीका से सवाल है, तो कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 की बात करते हैं तो हमारा हो जाता है कॉट स्क्वायर a। क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर a हो जाता है, कॉट स्क्वायर a। तो ये इसका आंसर होना चाहिए कॉट स्क्वायर a। तो आप लोग सभी सर्व समीका को ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल हमारा है tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। ये हमारा 14 नंबर सवाल है। tan 26 डिग्री बट्टा में है कॉट 64 डिग्री। तो इस प्रकार के सवाल भी बिहार बोर्ड पूछते हैं। अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल होते हैं। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पहले तो मान निकालना सिखाते हैं कि कैसे इसका आंसर निकालेंगे, सब्जेक्टिव में होता है तो। और उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे कि देखिए और आंसर मारिए, ऑब्जेक्टिव में रहे तो यहाँ पर क्या है, ये त्रिकोणमिति से सवाल है। इंटरचेंजिंग वाला फॉर्मूला देखिए, tan बदलता है कॉट में, तो यहाँ पर लिखना है किसी एक को ही बदलना है। तो tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 26 होगा, तो 64। तो 90 माइनस 64 अब बट्टे में नीचे वाला को सेम रखना है, एक ही को चेंज करना है। तो यहाँ बराबर में देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर हो गया कॉट, थीटा के जगह पर 64 है तो 64, अब बट्टा में हमारा लिखेंगे कॉट 64। तो देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा और आंसर निकल के आएगा 1। तो 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अब एक तरीका और बता देते हैं। ये तो सब्जेक्टिव में है तो इस प्रकार से बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का इंटरचेंजिंग वाला हो, और यदि ये दोनों थीटा 1 थीटा 2 दोनों का मान यदि जोड़ते हैं तो 90 आता है, यानी कि 26 और 64 ये दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 90 आएगा। तो इसका आंसर यदि बट्टा में होता है तो 1 ही होता है। इस प्रकार के कोई भी सवाल हो, साइन कॉस में हो, टैन कॉट में हो या कॉसेक सेक में हो, उसका आंसर 1 ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोग ऐसे बनाकर नहीं मारेंगे, डायरेक्ट रूप से आंसर मारेंगे। अगला सवाल है सूत्र, 15 नंबर सवाल है। ये सूत्र दे दिया है और तब पूछा है कि क्या है ये सूत्र, क्या कहलाता है। सूत्र को हम लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा, m1x2 प्लस m2 x1 बट्टे में है m1 प्लस m2 और कॉमा m2 m1, यहाँ पर है m1 y2 x वाला हो गया y के बारे में, y2 प्लस m2 y1
बट्टे में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला दे दिया है और पूछा गया है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये क्या कहलाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से ये सवाल है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला किसका है तो आप लोग जानते होंगे, ये फॉर्मूला हमारा है विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र, इसको क्या बोलते हैं तो विभाजन सूत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं बिहार बोर्ड, तो आप लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है बिंदु P x1 y1, यहाँ पर दिया हुआ है 16 नंबर सवाल है। एक बिंदु दिया हुआ है P x1 y1 और दूसरा दिया हुआ है Q x2 y2 ऐसा दिया हुआ है। अतः पूछा गया है कि इसकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं ये दूरी सूत्र हुआ, ये भी नियामक ज्यामिति का ही ये जो है सो ये फॉर्मूला है। तो दूरी सूत्र यानी कि PQ बराबर हम लिख सकते हैं होल रूट, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर मात्रक दे सकते हैं क्योंकि दूरी है तो मात्रक लगा देना है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। ये दोनों फॉर्मूला था नियामक ज्यामिति से, आप लोग भी समझ रहे होंगे। अगला सवाल को देखते हैं। दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इन दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे या इन दो त्रिभुज को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ज्योमेट्री से सवाल हुआ, त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज एक चैप्टर है उसी से संबंधित ये सवाल है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा समझते एकदम आराम से। ये 17 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो। जैसे ये कोण अगर 1 है तो ये 2 है, ये यदि 3 है तो ये 4 है, इस तरीके से नामकरण दे रहे हैं। यहाँ पर 5 है तो ये 6 है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2, ऐसा बोला जा रहा है। कोण 3 बराबर कितना, कोण 4, और कोण 5 बराबर कोण 6, ये संगत कोण हुआ। मतलब कि एक जैसा ही जो है सो, यदि ऊपर वाला लेते हैं तो यहाँ भी ऊपर वाला, यहाँ पर इस साइड वाला लेते हैं तो ये साइड वाला, ये इस तरफ वाला लेते हैं तो ये इस तरफ वाला, ये तीनों कोणों में बोल रहा है कि संगत कोण बराबर है। और दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि संगत भुजाएं जो है ना एक ही अनुपात में है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे। तो ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है सो क्या कहलाएंगे तो समरूप कहलाएंगे। समरूप आप लोग ध्यान में रखेंगे, समरूप त्रिभुज क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज। संगत कोण और संगत भुजा, संगत कोण यदि बराबर होता है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, ऐसा सवाल है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, बनाते हैं, इसको समझते हैं। ये भाषा वाला सवाल है लेकिन समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है मैथ में, खासकर कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से रखना है। यहाँ पर बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है जैसा कि आप लोग को पता है, और ये दो अलग अलग भुजाएं होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, AC कर्ण है तो AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी कि AB है, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। ये जो थ्योरम दिया है, यहाँ पर सवाल कहने का मतलब ये जो थ्योरम दिया है यह किसने दिया है। तो आप लोग जानते ही होंगे पाइथागोरस नामक एक जो है सो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही ये थ्योरम को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, हो जाएगा पाइथागोरस ने, ठीक है। ये गणितज्ञ थे
और आप लोग जो है सो इसको प्रूव भी किए होंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोला, ये 19 नंबर सवाल है। अर्धगोला, अर्धगोला मतलब जानते हैं ना, अर्धगोला मतलब इस प्रकार से एक मान के चलिए एक कटोरा के रूप में होगा, नहीं, ये हो गया हमारा अर्धगोला। अब इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसी को लिखना है, दिया गया है। अब क्या चीज दिया है, तो त्रिज्या का मान दिया है, r बराबर कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सवाल क्या कहा है, ये हमारा सेंटर होगा तो ये हमारा त्रिज्या होगा। सवाल क्या कहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, अर्धगोला, अर्धगोला का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr²। आप लोग ध्यान में फॉर्मूला को रख लेंगे क्योंकि ये मेंसुरेशन का सवाल है, मेंसुरेशन में ढेर सारे फॉर्मूले हैं, तो सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी सवाल बनेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 का 2 गुने में पाई, पाई का मान कितना, तो 22/7 रखते हैं, गुना में r का मान कितना है, तो 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर करना है, तो 2 बार लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर काटते हैं इसको, तो दशमलव उड़ाते हैं, यहाँ पर दशमलव उड़ाते हैं तो 10 होता है, यहाँ भी दशमलव उड़ाते हैं तो ये भी 10 होता है। काटते हैं, इसको देखते हैं काट कर, तो यहाँ 7 से काटेंगे तो 5 मरतब में 35 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे 2 मरतब में, ये 2 से 2 कट गया। अब क्या है ना कि अब क्या करते हैं, तो 22 को 35 से गुना कर लेते हैं और बट्टा में 10। देखिए यहाँ पर आया क्या, तो 22 गुने में 35 और बट्टा में हमारा 10 है, तो गुना करते हैं, तो 22 को 35 से गुना करते हैं, तो गुना करते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7, 5 दूना 10, 10 के 0 और 3 दूना 6 1 7, तो यहाँ पर 0, ये 7, ये भी 7, 770 हुआ। क्या हुआ, 770 और बट्टा में 10 है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से इसको भी काट देना है, ये 0 से ये 0, तो 77 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अगला सवाल को देख, इतना ही बना कर छोड़। तो अगला सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल है। अगला 20 नंबर सवाल है, कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। देखिए भाषा वाला सवाल 2011 के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा है, 2011 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रायिकता से सवाल आ गया, कह रहा है कि जो भी घटना होती है, प्रारंभिक सभी घटनाओं का योग कितना होता है, ये प्रायिकताओं का योग। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका तो डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर होगा 1। क्या होगा आंसर, 1, क्योंकि बोला गया है कि सभी घटनाओं का योग क्या होगा, तो 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 20 नंबर है, किसी प्रयोग, 20 नंबर तो यही देखे। अगला है 21 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसौ ज्ञात करे। मौसौ और लौसौ दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आया है, आप लोग भी ध्यान देना। यहाँ पर है 96 और 404 का लौसौ और मौसौ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 96 को यहाँ पर तोड़ते हैं, तो 2 से लगाते हैं, तो यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 हुआ। 2 से तोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, फिर 2 से लगाते हैं तो 1 और यहाँ पर 2, 12 हो गया। फिर 2 से लगाते हैं 6 हो गया, फिर 2 से लगाते हैं तो 3 हो गया। यहाँ अभाज्य संख्या आ गया, तो इसके आगे नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 96 बराबर क्या आया, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, क्योंकि 5 गो है तो 2 के पावर 5। गुने में यहाँ पर 3 है तो 3। अब 404 को तोड़ते हैं, तो 404 को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 से तोड़ते हैं तो 202,
फिर आगे 2 से तोड़ते हैं तो 101। अब 101 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसके आगे नहीं लगेगा, तो 101 अभाज्य संख्या है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो 404 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 101। अब यहाँ पर देखिए हमको लॉसअ और मॉसअ दोनों निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। देखिए एकदम आराम से समझते हैं, बिल्कुल आसान है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला था, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड में हम ये दोनों को तोड़ लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ LCM में क्या होता है सीखना, LCM में क्या होता है, लिस्ट में ये दोनों में जो भी नंबर है, ये लिस्ट में जितने भी नंबर है सबको लिखना है। तो 2, 3 और 101 है, 2, 3 और 101 है। देखिए किसी को दोबारा नहीं लिखना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक ही बार 2 लिखेंगे। 3 है तो 3 लिख लिए, 101 है तो 101 लिख लिए। अब LCM में क्या होता है, बड़ा वाला पावर, तो यहाँ पर बड़ का घात देना है, तो 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 वाला आएगा यहाँ। तो इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 के पावर 5, 2 को 5 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, तो आपको 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। और गुना में 3 करेंगे और गुना में 101 करेंगे, तो ये सभी को गुना करते हैं तो कितना आता है, आप लोग भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 32 को सबसे पहले 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 हो गया। और 96 को 101 से, तो 101 से करते हैं 96 को गुना, तो यहाँ पर देख लीजिए गुना करते हैं तो 1 से करेंगे तो 96 ही हो जाएगा, 0 से करेंगे तो ऑलरेडी ये 0 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो 1 से करेंगे तो 96 ही आएगा। तो यहाँ देखते हैं तो 6, यहाँ 9 6 15, 9 6 15 के 5, और गलत हो गया क्या, अच्छा देखिए यहाँ पर एक अंक यहाँ पर छोड़ना है, फिर से ये तीसरा नंबर लगा रहे थे, एक अंक छोड़ना है ना, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, तो यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 9, यानी कि 96 96 आएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही ध्यान में रखना है। तो 9 6 9 6, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। अब HCF को भी देख लेते हैं, तो HCF क्या होता है, ये दोनों संख्या में जो मिलता है, जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। तो 2 ही मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो 2, और दोनों में भी छोटका पावर, छोटका घात, तो ये 2 के पावर 2, तो ये बराबर में हमारा 4 हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल को भी हम इस प्रकार से बनाते हैं। और चलिए अगला सवाल है कि बोला गया है कि बिना लंबी प्रक्रिया के द्वारा आप बताइए, एक परिमेय संख्या दिया गया है, परिमेय संख्या है ये हमारा 22 नंबर सवाल है। परिमेय संख्या 7/80, ये 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो एक तो तरीका है कि भाग देकर पता करें कि शांत है या अशांत, भाग देंगे और दशमलव के बाद पूरा पूरा यदि कट जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, संख्या रिपीट नहीं करता है, तो वो शांत होता है, और नहीं तो उसको अशांत बोल देते हैं। तो एक तो भाग विधि द्वारा, लेकिन यहाँ पर सवाल में ही बोल दिया गया है कि भाग विधि का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत। तो यहाँ क्या करते हैं आप लोग सीखना, ये फर्स्ट चैप्टर का है वास्तविक संख्या का। ये देखिए P/Q के रूप में है, तो ये देखिए नीचे वाला जो है Q, इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ते हैं कितना हुआ, तो 40, फिर 2 से तोड़ते हैं तो कितना, तो 20, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 10, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 5। अब यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 ऊपर में है, नीचे में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 3 4, 4 और गुने में 5। अब ध्यान देंगे कि शांत और अशांत होने के लिए क्या शर्त होता है, पहले समझिए। यदि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, यदि Q का मान यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का होता है, तो ये शांत होता है। क्या होता है, शांत, अन्यथा यह अशांत होता है। तो यहाँ देखिए 2 गुने 5 के रूप में है, 2 के पावर m गुने 2 के पावर n, यहाँ कुछ नहीं पावर तो 1 तो दे सकते हैं। तो यह क्या इसी रूप का है, तो ये इसी रूप का है, इसीलिए यह क्या है, तो शांत है। क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है हमारा। 23 नंबर सवाल, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a और सेक a का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये त्रिकोणमिति से सवाल है, तो देखना है कि ये कैसे बनेगा।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, 15 यहाँ पर गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा बट्टा में। तो कॉट ए का मान सबसे पहले निकालते हैं तो 8/15 होता है। अब कॉट ए का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, तो B/P होता है। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 का फॉर्मूला जो है सो सबको ध्यान में रहना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का। तो यहाँ पर क्या होता है, B/P होता है, मतलब B का मान और P का मान दिया है। B का मान कितना हम मान लेते हैं, तो 8 मान लेते हैं, और P का मान कितना मानते हैं, तो 15। यहाँ पर अनुपात में है तो K भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ B और P का मान पता है, तो H का मान निकालना है। तो H का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। H बराबर होता है √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। P का स्क्वायर कितना, तो 15 का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर कितना, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कितना होता है, 289 हो जाता है। अब 289 कितना का वर्ग है, 17 का। तो यहाँ पर आ गया H का मान आ गया 17। चलिए, अब जिसका भी मान पूछा गया हो, यदि फॉर्मूला याद है आराम से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर होता क्या है, तो आप लोग जानते होंगे P/H होता है। तो P का मान कितना, तो P का मान दिया हुआ है 15, और H का मान कितना, तो 17। ये हो गया हमारा साइन ए का मान। अगला है सेक ए, अगला पूछा जा रहा है सेक ए का मान कितना होगा। तो सेक ए बराबर होता है कितना, तो H/ कितना होता है, B होता है, H/B। तो H का मान तो 17 आया है, और B का मान कितना है, तो 8 है। इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सवाल जो है NCERT बुक का ही है, आप लोग का त्रिकोणमिति जो चैप्टर है 8वां चैप्टर, उसी का है, एक्सरसाइज का सवाल है। तो उसमें जो भी सवाल दिया हुआ है वो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सभी के सभी सवाल एक बार जरूर बना लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। वाह, ये तो गजब हो गया रे, नहीं, वाह वाह, हमको तो लगा कि उतना ही सवाल लिखा है तुम लोग। ये सवाल मतलब NCERT के है ना रे, हमको तो ध्यान में आप इसलिए बता दिए। चलिए, अगला सवाल हमारा है 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में है आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा सवाल है। ये भी त्रिकोणमिति का है सवाल, लेकिन यह इस प्रकार के सवाल आप लोग से कैसे बनेगा, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मान सारणी याद होना चाहिए। तो मान सारणी याद है तभी आप इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान बैठा देना है और सॉल्यूशन कर देना है। तो 2 का 2 दे देते हैं, और tan 45 का मान अभी अभी हम बताए, 1 नंबर या मतलब 11 या 12 नंबर सवाल था, tan 45 का मान ही पूछा गया था। तो कितना होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर दे देते हैं, और प्लस में cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे देते हैं, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो ये भी √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते। ये देखिए, ये प्लस के है, ये माइनस के, ये दोनों सेम संख्या है, तो यहाँ पर इससे इसको हम काट भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 = 2, ये हमारा आंसर होगा। ये भी सवाल आपको NCERT बुक का ही है, तो आप लोग जरूर बनाएंगे NCERT बुक के सभी सवाल को। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है समांतर श्रेणी से। कह रहा है समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, 1/-2, यहाँ पर है जो AP जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। AP क्या है, AP दिया हुआ है 3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद माइनस के 1/2, और उसके बाद माइनस के 3/2, तब डॉट डॉट कर दिया है। तब पूछा जा रहा है कि A का मान और सार्व अंतर D का मान, प्रथम पद A और सार्व अंतर D, ये दोनों का मान पूछा जा रहा है। ये तो बहुत ही आसान सवाल हुआ।
ये एपी का बहुत आसान सवाल है। एपी मतलब प्रथम पद क्या होता है, तो देखिए ये श्रेणी में पहला टर्म देखेंगे, ये हो गया हमारा ए, तो देखकर ही लिखना है, सवाल में ही आंसर इसका छुपा हुआ है। और डी क्या होता है, सार्व अंतर। डी बराबर आप लोग फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब A2 ये हुआ, A1 ये हुआ, A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से AP होता है। तो A2 माइनस A1 मतलब अगला में से पिछला को घटाना है, अगला में से पिछला को, तो 1/2 में से हम घटाएंगे 3/2 को, तो यहाँ भिन्न के जोड़ घटाव हो गया, तो यहाँ लॉसा लेते हैं 2 हुआ, यहाँ पर 1 और माइनस में यहाँ पर 3, तो यहाँ पर माइनस के 2 आया, माइनस के 2 ही ना, माइनस के 2 और बट्टे में यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर इससे इसको काट देना है, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस के 1, एक मर्तब में कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि एपी का सवाल था, एपी में प्रथम पद ये होता है, सार्वंतर डी यदि कहता है तो अगला में से पिछला टर्म को घटा देना है। तो चलिए ठीक है, अगला एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। गुड, एक और सवाल है रे, और ज्यादा सवाल नहीं लिखा था, कै मिनट का हो गया रे, 33 मिनट, तो उसमें काटेंगे भी ना, मान के चलो 5 से 7 मिनट तक कटिए जाएगा, है कि नहीं? क्या? हाँ, जहां मन तहां से, तब नहीं ना बात कर रहे हैं रे, एडिटिंग मतलब जहां मन वहां से काट सकते हो। चलिए अगला सवाल है, यह भी सवाल एपी का है, 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, समांतर श्रेणी 8 3, 2, देखिए 8, 3, -2 डॉट डॉट यहाँ पर दे दिया गया है, और इसमें बोला है प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल से संबंधित सवाल है, आप लोग भी ध्यान देना। यहाँ पर योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एपी में ए का मान और डी का मान। तो देखिए ये एपी हमारा दिया गया है, तो एपी से देखिए a बराबर कितना हो गया, तो 8, पहला टर्म a होता है। d का मान हम निकाल लेते हैं, तो d का मान देखिए अगला में से पिछला को घटाना है, तो 3 में से 8 को घटाते हैं, तो यहाँ पर 3 में से 8 को घटाते हैं तो उल्टा घटेगा, मतलब माइनस में आएगा, माइनस के 5 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज और सवाल में दिया है कि 22 पदों का, तो यानी कि n का मान हमारा हो गया 22। अब हमको SN निकालना है, मतलब योगफल, तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला आप लोग योगफल से संबंधित ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। n का मान हमारा कितना है, तो 22 है, 22 को 22 लिखते हैं, बट्टे में 2, यहाँ पर 2 गुने में a का मान देखते हैं 8 है, प्लस में n का मान हमारा 22 है, माइनस में 1 इंटू में d का मान -5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर काट सकते हैं 11 मर्त में, तो 11 हो गया। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16 और प्लस में 21 को 5 से गुना करेंगे, तो 21 गुने -5 देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 11 इंटू में 16 के 16, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 को 5 से गुना करते हैं, तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो 105 हो गया। चलिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो 11 इंटू में 105 में से 16 को घटाते हैं, देखिए उल्टा घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 6 गया, यानी कि 15 में से 6 गया 9 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और ये कट गया 89 हो गया। अब 89 को 11 से गुना कर लेते हैं, तो 89 और यहाँ पर 89 लिख लेते हैं। 9 8 दूना 16, 1 17 के 7, और ये 8 है 1 9, 9 से 79, माइनस में आएगा 9 से 79, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आगे की जो भी सवाल बचा हुआ है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, जो बताएंगे कमेंट करके। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि क्लास 10th के जो भी मैथ से संबंधित जो भी बातें होती हैं, जो कठिन प्रश्न होते हैं, उसको हम आसान बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, धन्यवाद।